हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है उसके हम यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पब्लिकेशन है एजी गोरिल्ला और इसके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर 10 टेस्ट इसमें दिए गए हैं, तो सबसे पहला टेस्ट यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा एक से लेकर के लास्ट तक। यहाँ पर हम पूरे के पूरे प्रश्नों को लेवल कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम हिंदी करेंगे, उसके बाद जीएस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। घटना चक्र भी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, तो वीडियो पर जाकर जरूर देखें, चैनल पर जाकर जरूर देखें। बाद है हम यहाँ पे जो इसके ऊपर के 38 क्वेश्चन है ना, वो जीएस के हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि विसर्ग संधि जो है उसका इसमें से कौन सा एक उदाहरण है। ठीक है, तो विसर्ग संधि की अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि हरिश्चंद्र। ठीक है, हरि प्लस चंद्र जो है यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। इक प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगाया जा सकता, ये यहाँ पे बोला गया है। जैसे अर्थ है, इसमें इक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। नीत का नीतिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे अध्यात्म का आध्यात्मिक हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे देखिए कला, कला जो ऐसा शब्द है जिसमें हम इक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहा गया किस उपसर्ग में, ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें 41 में, तो कुटेव जो है ना, कुटेव जो है इसमें आप देखेंगे कि जो कु है वो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है इसके प्रत्यय की जगह पे, माफ कीजिएगा उपसर्ग की जगह से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया है कि दुर्ग पति में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 42 है कि दुर्ग पति में जो है वो कौन सा समास है। तो इसका अगर संधि वो समास विग्रह करके देखेंगे तो क्या होगा, दुर्ग का पति। तो इसमें क्या हो जाएगा, दुर्ग का पति। तो पति यहाँ पे प्रधान होगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला गया है कि दशानन में कौन सा समास है। ठीक है, 10 आनन में कौन सा समास है। तो देखिएगा 10 हैं सिर जिसके, यानी कि अब यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। किसी तीसरे का बोध हो रहा है तो ये बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, किसी तीसरे का बोध हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया 44 से 48 में। इस गद्यांश को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या सीधे इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके प्रश्नों को। थोड़ा सा छोटा सा ही पैसेज, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, भारतेंद्र जी के जीवन का उद्देश्य क्या था। इस पैसेज में हमने पढ़ा कि भारतेंद्र जी के जीवन का उद्देश्य था हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति करना। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति करना, ये हो गया आपका। देखिए पैसेज ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही इजी भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 45 में कहा गया कि भारतेंद्र जी ने अपने जीवन में क्या किया है। ठीक है, भारतेंद्र जी ने अपने जीवन में क्या किया, हिंदी भाषा एवं साहित्य की उन्नति के बीज बोए। उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीज बोए थे। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया गया। ठीक है, उस पंक्ति के अनुसार भारतेंद्र जी ने किसे सुरम्य बना दिया था। अब इन्होंने जो सुरम्य बनाया, किसे बनाया था, हिंदी भाषा एवं साहित्य के मार्ग को। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य के मार्ग को इन्होंने सुगम बनाया था। अगला क्वेश्चन है, कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है। ठीक है, कांटों और कंकड़ों से अगर अभिप्राय की बात करेंगे तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर पहला हो जाएगा कि मार्ग की रुकावटें के लिए हम कांटों और कंकड़ों का यूज करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, मनोरम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो मनोरम शब्द होगा इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन को रमाने वाला। ठीक है, मन को रमाने वाला, ये आपका मनोरम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। 49 में देखिए, तो सरस्वती का सम्मान किस क्षेत्र में जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो आपकी 22 भाषाएं हैं ना सूचीबद्ध भारत की अनुसूची में, उन 22 भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आस्तीन का सांप होना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का आपका अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कपटी मित्र। ठीक है, जो मित्र है आपके साथ रह के आपको धोखा देता है वो आस्तीन का सांप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
छाती पर मूंग दलना, इसका एक मुहावरा है ये, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। वो होगा दुख देना। ठीक है, किसी को ज़्यादा दुख देते हैं तो आपसे कह सकता है कि छाती पर मूंग दल दिया आपने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 52 में वीर प्रसू होता है। ठीक है, क्या होता है, वीर प्रसू होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं साग सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? एक व्यक्ति जो सिर्फ साग और सब्जी खाता है तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? उसके लिए किया जाता है कौन सा, शाकाहारी। ठीक है, आप शाकाहारी मांसाहारी तो आप अच्छे समझते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकार का तद्भव क्या होगा? ठीक है, 54 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहते क्या हैं कि विकार शब्द का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? तो इसका नंबर होगा यहाँ पर बी, यानी कि बिगाड़। बिगाड़ और विकार एक तरीके का है, लेकिन जो विकार है ये आपका तत्सम शब्द कहलाता है और जो बिगाड़ है ये आपका तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है पयोधन का संधि विच्छेद क्या होगा? बेसिकली जो पयोधन है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो 55 में अगर आप देखेंगे पया प्लस धन, मतलब पय प्लस धन, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते क्या है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, पर्वत की टहलटी के लिए क्या होता है, उपत्यका होता है। और इसी तरीके से पर्वत की अगर चोटी पूछा जाए तो उसके लिए अधिपत्य क्या होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द का यूज किया गया है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कंजूसी के लिए, कंजूसी से धन व्यय करता है उसको कर्पण कहते हैं। ठीक है, कर्पण कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, जो कंजूस होता है उसको कर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? ठीक है, जो प्रमुख पत्रिका है धर्मयुग, इसके संपादक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या होगा, ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये अरियोध सिंह की एक रचना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 60 में, जल्दी से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि हमसे पूछा है क्या, स्त्रीलिंग पूछा है। देखिए अकाल मृत्यु ये तो आपका पुल्लिंग है, खटमल भी पुल्लिंग है, आयोजन होता है, जीव जो है ये आपकी स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी, जीव स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो दिए हैं शब्द यहाँ पर, एक शुद्ध है और एक शुद्धि है। ठीक है, तो इन दोनों का सही सही अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब इनका सही सही अर्थ क्या होगा? तो बेसिकली एक जो शुद्ध है उसका मतलब होता है होश, और दूसरा जो शुद्धि है उसका मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होश और बुद्धिमान, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुनील बहुत अच्छा निशानेबाज है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि विशेषता बताइए, मतलब विशेषण जो है वो आपको बताना है इसमें, तो क्या है वो? ठीक है, क्या है, निशानेबाज है ना। ठीक है, और कैसा निशानेबाज, अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा क्या है, ये आपका विशेषण हो जाएगा, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विशेषता बताता है वही तो आपका होता है विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है, एक शब्द जो है वो बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयोग होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? देखिए जो मुनि शब्द होता है ना, मुनि, ये आप देखेंगे कि इसका यूज यहाँ पर एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहन का कुछ खो गया। अब यहाँ पे देखिए मोहन का कुछ खो गया, ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक है, खो गया है, लेकिन क्या खो गया है ये कंफर्म नहीं है, अनिश्चित नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, दीपा ने खीर बनाई। ठीक है, दीपा ने खीर बनाई, ये आपका 65 हो गया।
अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन से काल का है। अब दीपा ने खीर बनाई यानी खीर बन चुकी है, तो वो कौन सा होगा, पूर्ण भूतकाल का होगा। ठीक है, भूतकाल का होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निषिद्ध का विलोम आपसे पूछा गया है। तो निषिद्ध का जो विलोम होता है दोस्तों, वो होता है विहित। ठीक है, निषिद्ध का विलोम कौन सा होता है, विहित होता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। 67 में कहा गया है कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध युग्म है। यहाँ पर 67 में देखिए, तो जो अशुद्ध है वो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, चलिए पहला अगर देखेंगे क्या होगा, जागृत का सुषुप्त होता है, कृत्रिम का प्राकृत होता है, हास का वृद्धि होता है, लेकिन जो आगे का है ना वो भिज्ञ होता है, केवल भिज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कांतार शब्द का पर्यायवाची, कांतार किसका होता है। ठीक है, तो ये जंगल का होता है, वन, अटवी। ठीक है, ये और भी इसके पर्यायवाची होते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांतार शब्द जंगल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं। सरल का कठिन होता है आप जानते हैं, लेकिन पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कुटिल भी नहीं होता है, मतलब होता है कुटिल, तीन और वक्र। तो विरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरल जो है ये सरल का शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कहा गया है कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कौन सा अव्यय है। ठीक है, अव्यय तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कुछ अलंकार आपको देखने को मिल रहे होंगे, उनको भी कर लेते हैं। 71 में कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बहुत ही फेमस है ये लाइन। तो इसमें बेसिकली क्या है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्लेष भी दो प्रकार का होता है, एक यहाँ पे सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। ठीक है, पूछ ले तो लिख देना, दो प्रकार का होता है। बाकी श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चून जो है ना, ये क्या है, मोती के लिए अलग यूज होता है, पानी के लिए अलग होता है, मानुष के लिए अलग होता है। एक ही शब्द के तीन अर्थ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर होता है यहाँ पर क्या, संदेशनी मधुबन कूप भरे। ठीक है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो मतलब अर्थ क्या, या आप देखेंगे अर्थशोक्त होगा। अर्थ तो यही होगा ना कि मतलब बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे करी जा रही हैं ना, कि मधुबन कूप भरे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें बड़ी बड़ी बातें बढ़ा चढ़ करी जाती हैं, वो अर्थशोक्त अलंकार होता है। 73 में देखिए, कहते हैं कौन सा शब्द इसमें से देशज है। अब देशज शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। 73 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पगड़ी शब्द जो है बेसिकली ये देशज है। बाकी रेल तो आप लोग जानते हैं ये विदेशज है। बारूद भी यहाँ पर आपका विदेशज हो जाएगा, पटाखा भी विदेशज है। तो आपका कौन सा है, पगड़ी यहाँ पर देशज शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, पैमाना किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, पैमाना जो है वो किस प्रकार का शब्द है। 74 में देखेंगे तो पैमाना जो है ना वो किस प्रकार शब्द होता है दोस्तों, ये एक विदेशज शब्द है। पैमाना कौन सा है, ये विदेशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा वाक्य जो भाववाच्य, जिसमें भाव प्रकट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमसे इतना कार्य नहीं किया जाता, तो ये क्या होगा, ये एक भाववाच्य का उदाहरण था। हमसे इतना कार्य नहीं किया जाता है, किस चीज़ का उदाहरण, भाववाच्य का उदाहरण है। अब चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो एक बार हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैथ रीजनिंग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो हमने आपके लिए पहले छोड़े थे, 38 जो क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो गाइस प्रश्न का एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके उत्कृष्ट क्रिकेट प्रदर्शन को देखते हुए सितंबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का यहाँ पर किसे नामित किया गया है। तो सितंबर मंथ के लिए जो नामित किए गए थे वो यहाँ पे थे शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, शुभमन गिल को इसके लिए नामित किया गया है।
ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर के देखेंगे प्रश्न, उसके बाद जीके के देखेंगे, फिर यहाँ पर हम ऐसे ही चलेंगे हिंदी के लेकर के पूर्ण मॉक टेस्ट आपको हम कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया है कि सार्डिनिया इटली में FID जो आपकी फाइड है ना, विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, ठीक है। तो इसको जो जीता है वो हो जाएंगे कौन से, रौनक साधवानी, ठीक है। कौन है ये, रौनक साधवानी ने इस चैंपियनशिप को जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि जो CPSI है ना का हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो अब नवरत्न कंपनी भी हाल ही में कौन सी बनी है, वो बनी है आपकी राइट्स लिमिटेड, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट्स लिमिटेड है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टोटल 16 जो है नवरत्न कंपनियां अपने यहाँ पर हो गई हैं, टोटल 16 कंपनियां हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल से संबंधित, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हैं, इनको आपको विचार करना है। पहला कथन कहता है कि यह पहल शहरी जल सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का सुदृढ़ करेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ना कि इस जल पर जल शक्ति मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश व्यापार विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही होगा क्या, कि पहल शहरी जल सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करेगी, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया है कि मिलन 24, ठीक है। जो मिलन 24 है ना, यहाँ पर देखिए बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगर ध्यान आज से देखेंगे तो आपका क्या होगा, विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि वह कौन सा राज्य है बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। सोने की एक समान कीमत पे कारोबार शुरू करेगा तो वो कौन सा राज्य है, केरल सरकार, ठीक है, केरला। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस पर 2022-23 के बजट अनुमानों में व्यय आवंटन का उच्चतम हिस्सा है, ठीक है। व्यय आवंटन का जो उच्चतम हिस्सा है ना वो किस पर है, तो देखिएगा 6 का क्या हो जाएगा, 7 का आंसर क्या होगा आपका, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा बजट का हिस्सा खर्च किया जाता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा इस पर बजट का हिस्सा खर्च किया जाता है। तो चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि अक्टूबर दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि जो GPF है बचत पर ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। GPF में जो बचत ब्याज दर है 2023 में अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में वो कितनी रखी गई है, वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। वो कितनी रखी गई है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.1%, ठीक है। 7.1% जो ये आपकी GPF की बचत का ब्याज दर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया कि विश्व वर्ष 2023 के लिए मणिपुर भाषा में साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिलीप नोंग मैथन। कहाँ के रहने वाले हैं ये, मणिपुर के हैं। कौन है, दिलीप नोंग मैथन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कहा गया किन 2 पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता है, ठीक है। 2 पुस्तकें हैं यहाँ पर जिन्होंने क्या किया है, संयुक्त रूप से जीता है, ठीक है। संयुक्त रूप से जीता है कौन सा, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक का पुरस्कार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी बाधाओं के खिलाफ भारत की IT कहानी और मध्य भारत की जीत, और दूसरी है भारत के नए जमाने के उद्यमियों की कहानी, ठीक है। तो ये आपकी 2 पुस्तकों ने जीता है इस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक भारत पुत्री किसके द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक जो है भारत पुत्री ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रमेश चंद्र झा, ठीक है। GS के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा आपको। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, भारत की पुत्री रमेश चंद्र झा के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन के लेखक जो हैं वो कौन से हो जाएंगे, वो होंगे आपके डॉक्टर S जयशंकर ने लिखा है। किसने लिखा, डॉक्टर S जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया कि भारत के संविधान में निहित
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को डैश के संविधान से लिया गया है। अब स्वतंत्रता समानता कहाँ से ली गई है, आप सभी लोग इसको जानते हैं अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ का सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए, ये आपके फ्रांस से लिए गए। अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के किस संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। ठीक है, भारत के कौन से इसमें उल्लिखित है, आपको इसको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, चलिए इसका देख देते हैं राइट आंसर। तो आपका 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। चलिए देखें यहाँ पे कहाँ पे है, पहली अनुसूची में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रदेश और राज्यों की सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। अब मौलिक अधिकारों के लिए क्या कहा गया, पहला पॉइंट देखिए, राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ शैक्षणिक संस्थानों की सहायता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह भाषा के आधार पर धर्म बन गया हो। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को संचित और संरक्षित करने में विफल रहता है तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 के यहाँ आपका ए सही होगा और बी दोनों भी सही होंगे। ठीक है, भारत के खिलाफ जाएंगे तो आपको क्या होगा, स्वतंत्रता के अधिकार से प्रबंधित भी किया जा सकता है, जैसे देशद्रोह में होता है। ठीक है, देशद्रोह में यही चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है। अब भारत में जो मौलिक अधिकार है ना, उसके संरक्षक किसे जाना जाता है, वो होते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक, उच्चतम न्यायालय जो है ये आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले में कहा गया है कि एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी क्या है। ठीक है, एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सेंट जॉन्स जो है ना, ये आपकी एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के शब्द कौन से प्रतिपादित किया था, किन्होंने किया था। तो हरित क्रांति किसके समय में आई थी, आप इसको तो बहुत से जानते हैं। तो क्या होगा, ये शब्द की बात कर रहे हैं, तो इसका जो शब्द है ना वो प्रतिपादित किया था विलियम गॉड ने। ठीक है, विलियम गॉड ने जो इन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया था, हरित क्रांति शब्द। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया दुनिया के पूरे चाय उत्पादन में लगभग 15% का योगदान किस राज्य का है। ठीक है, 15% का योगदान पूरे दुनिया में किस राज्य का है, तो ये आसाम का हो जाएगा। आसाम जानते हैं आप लोग, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, तो पूरे दुनिया में भी ये 15% उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, नेपाल के अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है शेर बहादुर देउबा। कौन है ये, शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन को रोकता है। ठीक है, इसमें से एक कारक है जो मृदा अपरदन को रोकता है, वो आपको बताना है। तो 21 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, पेड़ जो होते हैं ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना कम आपका मृदा अपरदन होगा, इतना ही अच्छा आपको क्या होगा, यहाँ पर सुरक्षित रहेगी आपकी ज़मीन। ठीक है, चलिए धरती। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संकट का सामना कर रहे कलाकारों की सहायता के लिए प्रतिमाह कितना पैसा दिया जाएगा, ये यहाँ पर आप देखिएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, 22 का जो है एक योजना चालू करी गई जिसमें छात्रवृत्ति को की बात करी गई है। तो इसमें क्या होगा, 2000 रुपये यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 2000 रुपये वित्तीय संकट का सामना कर रहे लोक कलाकारों को 2000 रुपये की पेशकश दी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश से देखें क्वेश्चन, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में वन क्षेत्र को डैश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद ये रिपीट आती है, इसीलिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट 2 साल बाद आती है ना, इसीलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2021। ठीक है, पुराना नहीं है, ये समझ लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 15%। ठीक है, 15% का लक्ष्य रखा गया था वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहते गया है, किस देश ने सोशल मीडिया बुनियादी उम्मीदें और मानहानि विधेयक 2021 प्रस्तावित किया है। ठीक है, सोशल मीडिया मानहानि विधेयक प्रस्तावित किया है, तो कौन हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अभी हाल ही में इसमें एक संशोधन भी हुआ था, 2021 का ये विधेयक है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया से जो उम्मीदें हैं और मानहानि है उससे रिलेटेड ये विधेयक पास किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए किस सोशल मीडिया दिग्गज ने
कोरसेरा के साथ साझेदारी की है। तो 25 का क्या होगा, फेसबुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके साथ करी इन्होंने साझेदारी, कोरा के साथ साझेदारी करी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस शहर में स्थापित करने का यहाँ पे प्लान किया है। तो पहला मेगा पार्क स्थापित हो रहा है यहाँ पर लेदर का, वो कानपुर में हो रहा है। कहाँ पे, कानपुर में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत गंगा के मैदानों में एक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं समसपुर रायबरेली में है। कहाँ पर है, समसपुर पक्षी विहार जो है अभ्यारण्य है वो रायबरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें अगर निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने न्याय की अदालतों की आधिकारिक भाषा फारसी से अंग्रेजी में बदल दी थी। ठीक है, पहले जो फारसी भाषा में न्याय होता था या फिर अदालत चलती थी उसको यहाँ पर अंग्रेजी में चेंज किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, देखिए ये किया गया था यहाँ पर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको चेंज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 30 मई 1919 को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत सरकार को अपना सम्मान वापस कर दिया था। अब 1919 में क्या किया था, किसने अपना सम्मान वापस किया था, आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड था जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने इसको वापस कर दिया था, नाइटहुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कौन संभालता है, तो इसको संभाला जाता है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है यही आपका विदेशी मुद्रा भंडार देखता है। ठीक है, आरबीआई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आधिकारिक संरचना क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ठीक है, आधिकारिक संरचना क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है, तो 31 का होगा क्या, खाद्य उत्पादन। ठीक है, क्या होगा, खाद्य उत्पादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, विश्व में जो सबसे लंबी श्रृंखला है पर्वत की वो कौन सी है, इसको भी आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि एडीज पर्वत श्रृंखला। क्या होगी, एडीज पर्वत श्रृंखला जो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमेट जो है ना वो डैश पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा है। कॉमेट कहाँ का है, तो ये है आपका जास्कर पहाड़ियों का। ठीक है, कॉमेट जो है ये जास्कर पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माना जाता है, शिखर माना जाता है। भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, भारत की जो पहली यूरेनियम की खदान है वो कहाँ पर है, वो आपकी हो जाएगी जादूगोड़ा की खान। ठीक है, ये कौन सी है, जादूगोड़ा की, ये यूरेनियम की पहली खान है। ठीक है, ये कौन सी है, यूरेनियम की पहली खान यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस संगठन ने वेम मित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया है। ठीक है, कौन सा संगठन है जिसने वेम मित्र नामक यहाँ पर विकसित किया है रोबोट, तो वो कौन सा हो जाएगा, सीडेक पुणे। सीडेक पुणे के द्वारा यहाँ पर वेम मित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 में, भारत के लिए कुल प्रजनन दर का प्रतिस्थापन दर रेट कितना है। ठीक है, स्तर कितना है, लेवल कितना है, तो क्या होगा 36 का करने से बी हो जाएगा 2.1। ठीक है, इसका जो प्रतिस्थापन स्तर है वो 2.1 है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 में कि भारत की जनसंख्या के लिए किस वर्ष को महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो महान विभाजन के रूप में जाना जाता है किसको, 1921 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 37 का 1921 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो होगा आपका 38 वाला। ठीक है, 38 में कहा गया कि वाणिज्य खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वाणिज्य खेती जो है इसमें से कौन सा कथन गलत होगा, तो देखेंगे क्या मॉडर्न इनपुट की भारी मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो सही है। बिक्री के लिए फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। परिवार के सदस्य फसल उगाने में लगे, परिवार के सदस्य नहीं लगाते हैं क्योंकि वाणिज्य खेती है ना तो इसमें मशीनें ज़्यादा कार्य करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जीएस का पोर्शन यहाँ खत्म होता है। 38 क्वेश्चन है, प्रश्नों का लेवल हमने काफ़ी अच्छा रखा था और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो जीएस थी और करंट अफेयर थी वो भी हमने ठीक ठाक रखी थी आपके लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी, तो लाइक ज़रूर करते चलें।